की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। विसर्ग हेडिंग डाल दीजिए, विसर्ग संधि क्या होती है, किसे कहते हैं, कितने नियम होते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। बढ़ूं आगे। देखिए, हमने आरंभ में बात की थी कि वर्णों का जो योग है, वर्णों का जो योग है वह कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 6 प्रकारों से होता है। वर्ण का मतलब या तो स्वर होगा और या फिर, क्योंकि वर्ण के दो ही तो प्रकार हैं, एक तो स्वर वर्ण और एक क्या होता है, व्यंजन वर्ण। और जो स्वर और व्यंजन वर्ण हैं वो आपस में कितने प्रकार से जुड़ सकते हैं, 6 प्रकारों से जुड़ते हैं। कितने प्रकारों से जुड़ते हैं, 6 प्रकारों से जुड़ते हैं। जैसे स्वर खुद स्वर के साथ योग करे तो मैं कहूंगा स्वर के साथ किसका योग हो, स्वर का योग हो। या फिर हो सकता है स्वर किसके साथ जुड़ जाए, व्यंजन के साथ, अर्थात स्वर के साथ योग किसका होगा, व्यंजन का। जैसे स्वर स्वर और व्यंजन दोनों से जुड़ा, उसी प्रकार से व्यंजन भी है, वह स्वर और व्यंजन दोनों से जुड़ सकता है। अर्थात वर्ण के दो प्रकार हैं, एक तो है स्वर वर्ण और एक क्या है, व्यंजन वर्ण। जैसे स्वर को भी हमने स्वर और व्यंजन दोनों से जोड़ा, व्यंजन को भी स्वर और व्यंजन दोनों से जोड़ लिया। चाहे स्वर आपस में जुड़े, चाहे व्यंजन आपस में जुड़े, चाहे स्वर व्यंजन से जुड़े, चाहे व्यंजन स्वर से जुड़े। इसके बाद एक योग आता है क्या, कि हो सकता है विसर्ग के बाद में क्या जुड़ जाए, स्वर, या फिर हो सकता है विसर्ग के बाद में क्या जुड़ जाए, व्यंजन। ये वर्णों का योग है। ये कितने प्रकार से हो चुका दोस्तों, 6 प्रकारों से हो चुका है। कितने प्रकारों से हो चुका, 6 प्रकारों से हो चुका है। क्या स्वर के साथ स्वर हो सकता है, स्वर के साथ व्यंजन हो सकता है, व्यंजन के साथ स्वर हो सकता है, या व्यंजन के साथ व्यंजन हो सकता है, या फिर विसर्ग के बाद स्वर हो सकता है, या फिर विसर्ग के बाद व्यंजन हो सकता है। जब दोनों तरफ स्वर स्वर का योग होता है दोस्तों, तो वह होती है स्वर संधि। कौन सी होती है, स्वर संधि होती है। अर्थात स्वर के साथ स्वर के योग में स्वर संधि होगी। और यदि स्वर के साथ व्यंजन हो, या व्यंजन के साथ स्वर हो, या व्यंजन के साथ व्यंजन हो, इन तीनों स्थितियों में कौन सी संधि होती है दोस्तों, व्यंजन संधि। ये मैं संधियों के नाम ही नहीं बता रहा, वर्णों का योग ही नहीं बता रहा, यहाँ से परिभाषाएं भी निकल के आ रही हैं। जैसे स्वर संधि किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं स्वर के साथ स्वर के योग से होने वाला बदलाव क्या कहलाएगा, स्वर संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद स्वर, या व्यंजन के साथ व्यंजन के योग से होने वाले बदलाव का नाम क्या होगा, व्यंजन संधि। ठीक इसी प्रकार से विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए और चाहे व्यंजन आए, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को क्या कहेंगे। तो परिभाषा में निकल के आ चुकी है क्या, कि विसर्ग संधि किसे कहा जाता है। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या हो जाएगी, कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, स्वर या व्यंजन के योग को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई क्या आपके। अगर परिभाषा क्लियर है तो पूरी विसर्ग संधि क्लियर है। एक ही चार्ट में पूरी संधि बताने वाला हूं दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से समझना इस चीज को। मैं परिभाषा का पुनः दोहरान कर रहा हूं कि विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ व्यंजन। तो मैंने एक साथ ही बोल दिया कि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ये हमने विसर्ग संधि क्या ले ली, परिभाषा ले ली है। क्या ले ली है, परिभाषा। एक बार आप इस परिभाषा को लिखिए, मैं बोल के लिखवा देता हूं। विसर्ग के साथ स्वर या विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन को हमने क्या नाम दिया है, विसर्ग संधि कहा जाता है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहा जाता है। अब ध्यान दो, अब लेखन को विराम दीजिए। अब सुनो, इसका कंसेप्ट कैसे क्लियर करना है। मैं इस स्वर और व्यंजन इन दोनों को एक नाम में वर्ण कह सकता हूं या नहीं। रवि वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन अलग अलग न बोलो तो आप कह सकते हो क्या, वर्ण। अर्थात इस परिभाषा का सरल रूप आप चाहे तो ये भी कह सकते हैं कि विसर्ग के साथ वर्ण के योग को क्या कहा जाएगा, विसर्ग संधि कहा जाता है। बताओ यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या। स्वर कितने होते हैं, 11। व्यंजन कितने होते हैं, 33। कितने होते हैं, दोनों को जोड़ के हम लिख सकते हैं कितने, किसके साथ, समझ में आ रहा है। विसर्ग के साथ 44 वर्णों के योग को हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। परिभाषा का सरल रूप बनाते चल रहा हूं मैं आगे आगे। केवल और केवल लिखना उद्देश्य नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये सारी बातें आपको लिखवा दूंगा मैं। अगर आप केवल लिखना ही अपना उद्देश्य समझते हैं तो क्यों करें हम आपसी वार्तालाप। आते ही आपको लगातार 4 घंटे में पूरी व्याकरण लिखवा के भेज देता हूं, पढ़ते रहना। आप केवल और केवल लिखना अपना उद्देश्य मानते हैं। सुनिए इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। हर बात लिखवाई नहीं जाती है, बहुत सारी बातें आपको सुनकर भी याद करनी होंगी। आप अपने इस मेमोरी कार्ड को थोड़ा काम में भी तो लेंगे। सारी बातें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, देख रहे हो, लिख रहे हो, फिर सबका मजा आना चाहिए। सुनो भी, आवश्यकता पढ़ने पर लिखो भी, बराबर समय दे रहा हूँ। तो वर्ण को मैंने क्या कह दिया, 44। विसर्ग को मैंने इसके चिन्ह के ऊपर लिख दिया। विसर्ग का चिन्ह ऊपर नीचे 2 बिंदु लगाते हैं, तो ये भी तो विसर्ग संधि की परिभाषा ही हुई ना। क्या, कि विसर्ग के बाद 44 वर्णों के योग को विसर्ग संधि कहा जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। अब एक बात और सुनो, विसर्ग जो होता है, यह विसर्ग जो होता है दोस्तों, यह अयोगवाह्य वर्ण होता है। यह बात मैंने आपको बताई भी थी। एक अनुस्वार और एक विसर्ग, इन दोनों को क्या कहा जाता है, अयोगवाह्य कहा जाता है। अनुस्वार होता है लाइन के ऊपर बिंदी, और ऊपर नीचे 2 बिंदुओं कहा जाता है क्या, विसर्ग। और ये किसका संकेत है, अनुस्वार का। ये दोनों क्या कहलाते हैं, अयोगवाह्य। अयोगवाह्य का मतलब होता है ऐसे वर्ण जो व्यंजन के साथ जुड़ते नहीं, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होता, केवल किसके साथ होता है,
स्वर के साथ। मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि आप अनुस्वार अगर का प्रयोग करते हो तो भी आपको ऐसे लेकर के औ तक इन 11 स्वरों पे ही करना होगा। यदि आप विसर्ग का भी प्रयोग करते हो तो ऐसे लेकर के औ अर्थात 11 स्वरों पे ही करना होगा। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? अंग और अह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग दोनों क्या होते हैं? अयोग वाह्य होते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अनुस्वार होता है यह सदैव किस पर लगाया जाता है? स्वर पर। और जो विसर्ग होता है यह भी किस पर लगाया जाता है? स्वर पर। मतलब यह है कि विसर्ग से जो ठीक पहला वर्ण होगा वह सदैव क्या होगा? स्वर होगा, व्यंजन कभी नहीं होगा। अब आपके जहन में 2-3 शब्द आ गए, जैसे सर मैंने तो नमः पढ़ा है, दिखने में विसर्ग मैं पे दिख रहा है, मैं पे दिख रहा है, और मैं यहाँ पर व्यंजन है। लेकिन दोस्तों हमें पता भी है कि व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की। मैं को जैसे ही हलत करेंगे तो इस मैं में क्या निकलेगा? ए। और विसर्ग किस में जुड़ा हुआ है? ए पर जुड़ा हुआ है। शायद आप समझ चुके होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जो विसर्ग है वह सदैव स्वरों के साथ ही प्रयुक्त होगा, व्यंजन पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि व्यंजन को हम हलत लगा के स्वतंत्र लिखेंगे, तो व्यंजन पे आपने एक चिन्ह लगा दिया। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हलत चिन्ह भी लगा दो और विसर्ग भी लगा दो। वही वाली बात आ गई, एक वर्ण पर एक समय में 2 चिन्ह नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अयोग वाह्य वर्ण केवल किस पर लिखे जाते हैं? स्वरों के साथ। तो इसी सूत्र में मैं जरा सा और बदलाव कर रहा हूँ, क्या कि स्वर के साथ क्या होगा? विसर्ग होगा, और योग कितनों से करेंगे? बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं आई? विसर्ग संधि किसे कहा जाता है? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के योग को विसर्ग संधि कहा। विसर्ग के बाद किसी वर्ण के योग को विसर्ग संधि कहा, क्योंकि स्वर और व्यंजन को एक नाम में क्या जाना? वर्ण के नाम से। फिर मैंने वर्ण नहीं लिखा, इनकी संख्या लिख दी, वर्ण की जगह क्या लिख दी? संख्या लिख दी, और विसर्ग की जगह उसका लगा दिया संकेत। यहाँ तक की बात तो परिभाषा से हमें जान चुके। फिर मैंने एक नई चीज और जोड़ दी, क्या कि विसर्ग से पहले सदैव क्या होगा दोस्तों? स्वर होगा। पर कौन सा होगा ये तो नहीं कहा ना? अरे भाई कौन सा होगा ये तो नहीं बताया। अब मैंने केवल स्वर शब्द लिखा है। स्वर तो हमें पता है कि सर 11 होते हैं, तो 11 में कोई सा भी हो सकता है, उसके बाद विसर्ग होगा, और योग कितनों से होगा? यह है विसर्ग संधि की अंतिम परिभाषा। तो समझ में आया क्या? हमें पढ़ना क्या है? 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और उसका योग 44 वर्णों से पढ़ना है। यह है आपकी वास्तविक विसर्ग संधि, कि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग होगा और उसका योग सभी स्वरों से करो और सभी व्यंजनों से करो। स्वर कितने? 11, व्यंजन कितने? 33, कुल कितने? 44। विसर्ग से पहले 11। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? क्लास में बैठे हुए मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है यहाँ तक का कि हमें क्या करना है? विसर्ग के साथ पूरे 44 वर्णों को जोड़ना है, और विसर्ग से पहले कितने होंगे? 11 में से कोई सा भी स्वर हो सकता है। मतलब यह हुआ कि 11 के साथ तो विसर्ग होगा और योग 44 से करना है। आरंभ कर सकता हूँ? हाँ, लिखना नहीं है, पहले सुनो इसको, दिमाग में पूरा फ्रेम बना रहा हूँ। एक शब्द बिना लिखे आपको पूरी संधि समझ में आ जाएगी, उसके बाद लिखने का काम ही रहेगा। देखो कैसे मैंने अंतिम जो स्वरूप प्राप्त किया वह किया है क्या कि 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा और उसका योग मुझे 44 वर्णों से करना है। यहाँ तक हम आ चुके। अब इन 44 वर्णों को एक साथ तो जोड़ पाना असंभव सा कार्य है? भ्रमित हो जाने का डर रहता है। तो हम क्या करते हैं? अध्ययन की सरलता हेतु इन्हें 2 भागों में बांट लेते हैं। 44 वर्णों को 2 भागों में बांट के जोड़ लेते हैं। कैसे? एक नाम जोड़ लिया मैंने अघोष का, और एक नाम मैंने ले लिया कौन सा? याद करिए वो ऐतिहासिक पल जब मैंने वर्ण का विच्छेद बताया था, व्यंजनों का वर्गीकरण किया था। उस समय एक आधार लिया था, घोष, गूंज या कंपन के आधार पर व्यंजनों के 2 प्रकार होते हैं, सघोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। याद आ रहा है? उसकी आवश्यकता पड़ गई दोस्तों। मैंने कहा भी था पूरी विसर्ग संधि केवल इन 2 नामों पर निर्भर है, केवल इन 2 नामों पर निर्भर है। वर्णमाला हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। मैं पुनः बोल देता हूँ, वर्णमाला से संबंधित आपके जहन में कोई प्रश्न हो तो उसको आप कक्षा के अतिरिक्त समय में अपने पास मुझसे साझा कर सकते हैं। बात आती है अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम, तो वर्णमाला हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। मैंने वही पढ़ाया है जो संधि में आवश्यक है। इसके अलावा वर्णमाला की मैंने कोई चर्चा नहीं की है। मेरे पास कुछ ट्यूशन आए हुए भी है तो वर्णमाला से सीधा संबंध रखते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि उनका जवाब आपको क्लास के अतिरिक्त समय में दिया जाएगा। कक्षा में जो जवाब चाहिए वह टॉपिक का होना चाहिए, पाठ्यक्रम का होना चाहिए। यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी दोस्तों? आगे बढ़ता हूँ। तो इन 44 वर्णों को जोड़ने हेतु मैंने क्या किया? 2 भाग कर लिए। एक नाम कर लिया अघोष और एक नाम कर लिया दोस्तों कौन सा? सघोष। अघोष कौन सा होता है? सघोष कौन सा होता है? कुछ मेरे मित्र जो आज ही आए हैं उन्हें पुनः बता देता हूँ। हम व्यंजन पढ़ते हैं क, च, ट, त और प दोस्तों। ये 5 लाइनें, ये 5 पंक्तियां व्यंजनों का वर्ग हैं। सभी वर्गों में कितने वर्ण हैं दोस्तों? 5-5। ये 5 तो वर्ग होते हैं। इसके अलावा एक लाइन आती है य, र, ल और व, और एक आती है क्या? ऊष्म वाली। या किसी सघोष व्यंजन से ऊ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? ऊ बन जाता है। अब ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज आने वाली है यहाँ पे। विसर्ग का क्या बन जाएगा? ऊ। इधर क्या है? ए, और ए और ऊ मिलकर क्या होता है दोस्तों? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ। हमने गुण संधि में पढ़ाया नहीं पढ़ा? पढ़ा है। पुनः सुनना, यदि ए के साथ विसर्ग हो उसका योग ए या किसी सघोष व्यंजन से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बनाया? ऊ। इधर क्या है? ए, तो ए और ऊ मिलकर क्या हो गया? ओ। तो इस ए विसर्ग के स्थान पर अंतिम परिणाम क्या बना लिया हमने? ओ बना लिया। क्या बना लिया? ओ बना लिया। जबकि विसर्ग का विकार किसमें बदला था? ऊ में। यदि आप विसर्ग के स्थान पर सह बना रहे थे, वो थी सत्व विसर्ग संधि, संस्कृत में पहला प्रकार विसर्ग संधि का। यदि विसर्ग का ऊ बनाते हो तो यह है उत्व विसर्ग संधि, संस्कृत में विसर्ग संधि का दूसरा प्रकार। यहाँ तक बात समझ में आ गई? और यदि ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग सघोष वर्णों से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर दोस्तों रे बनता है, जिसे संस्कृत में कहा जाता है ऋत्व विसर्ग संधि। क्या कहा जाता है? ऋत्व विसर्ग संधि। अब एक सवाल मेरा आप लोगों से कि विसर्ग के साथ 44 वर्ण जोड़ दिए या नहीं? विसर्ग के साथ 44 जोड़ दिए। देखो अघोष को तो सह में जोड़ लिया और सघोष को आपके सामने जोड़ दिया, 13 पहले और 31 बाद में।
10 के साथ तो 31 यहाँ जुड़ गए, 10 के साथ 31 यहाँ जुड़ गए और बचा हुआ एक इसके साथ 20 और 11 31 यहाँ जोड़ लिए, 20 और 1 21 10 31। यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? ये आपके विसर्ग संधि के मुख्य नियम पूरे होते हैं। कितना सरल है, रटते हैं इनको, है ना, रटते हैं इनको। अभी उदाहरण लूंगा मैं, पहचान बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से। अभी एक छोटा सा नियम और सुनिए, इसी में 8 हो गए। 9वां नियम क्या है? लघु ई या उ के साथ विसर्ग है। लघु ई या उ के साथ क्या है दोस्तों? विसर्ग है और उसका योग रे वर्ण से होता है। जरा इस नियम को गौर से देखने के बाद आप इस नियम पे आओ, क्या ये इसमें से नहीं निकला क्या? देखो, ए के अलावा स्वर, ए के अलावा है, उसके साथ विसर्ग हो, विसर्ग है, आगे क्या होना चाहिए? छह गो स्वर्ण। बताओ दोस्तों, रे से गोस में है या नहीं है? इसका मतलब ये नियम यहीं से निकल के आया ना। इसको अलग लिखने की वजह क्या है? एक वजह है, यहाँ पर भी विसर्ग क्या बनाएंगे दोस्तों? इसी नियम के अनुसार रही बनेगा। रही बनेगा तो लाइन क्या हो गई? ई या उ, उसके बाद आधा रहे और उसके बाद पूरा रहे। अभी अभी मैंने बताया था निर और दुर। लघु ई के बाद में रे और फिर रे आया था निर में, तो और दुर में लघु उ के बाद में रे और फिर रे आया था। अर्थात हमने क्या किया था? रे का लोप किया था और इन दोनों क्या किया था? दीर्घादेश। तो इस नियम का सार हमें क्या प्राप्त हुआ कि विसर्ग का रे बना करके लोप करो। तो इतने में डायरेक्ट ये कह दूंगा ना, ई या उ के साथ यदि विसर्ग और योग रे वर्ण से होता है तो विसर्ग का लोप कर देंगे। लोप ही तो किया हमने। अरे विसर्ग का रे बनाया, रे का लोप करेंगे तो डायरेक्ट कह दो लोप कर देंगे, ठीक है। और छोटी को क्या बना दिया? छोटे को क्या बना दिया? अर्थात जो नीरव नीरस नीरज वाले जो शब्द पढ़े थे वो यहाँ भी दोहराए जाएंगे। एलडीसी 2018 के जो 4 चरणों में पेपर हुए थे दोस्तों, यहाँ से 2 पेपरों में प्रश्न आया। यदि आपको संधि का जो विसर्ग का भेद पूछेगा तो विसर्ग संधि का विच्छेद करके आना है। यदि उपसर्ग पूछेगा तो निर और दुर वाला टुकड़ा करके आना है। अब समझ में आ गया? अभी हम जिसका उदाहरण लेंगे उस समय इस बारे में और बात करेंगे। ये विसर्ग संधि के कुल 9 नियम हैं जिनकी मैंने आपके सामने संरचना प्रस्तुत कर दी। यहाँ तक की बात समझ में आई तो एक बात हम सब करो, मैं आगे बढ़ सकूं, बढ़ सकता हूँ आगे। अब लेते हैं एक एक नियम और उदाहरण, पुनः सारी बातें दोहराऊंगा। लास्ट वाला वापस से बताऊं, लास्ट वाला नियम है क्या कि यदि लघु ई या उ के साथ तो विसर्ग हो, ए के अलावा स्वर के साथ विसर्ग आगे नहीं हुआ, इसी में से निकाला है मैंने। ए के अलावा स्वर, ए के अलावा है ई, ए के अलावा है उ, उसके साथ विसर्ग हो है, आगे क्या होना चाहिए? से गोस वर्ण। बताओ रे से गोस होता है कि नहीं होता? होता है। तो विसर्ग का क्या बनेगा? रे, रे बना लिया। तो नई लाइन क्या बन गई? लघु ई या लघु उ के बाद विसर्ग का रे और आगे भी क्या गया? रे। 2 बार रे हो जाते हैं तो पहले वाले रे का क्या कर दिया? लोप। छोटी की बना दी बड़ी ई, छोटे का बना दिया बड़ाऊ। तो हमें रे बना करके लोप करें, हम डायरेक्टली लोप भी कर देंगे ना। ये लो विसर्ग का लोप कर दिया, छोटी को बड़ी, छोटे को बड़ाऊ। क्लियर? अभी उदाहरण से हम इन बातों को और स्पष्ट करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? परिभाषा आपने लिख रखी है, अब लिखिए उस परिभाषा के नीचे क्या लिखना है? अर्थात, अर्थात बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप इसको देख के उतार लीजिए। विसर्ग प्लस वर्ण या विसर्ग प्लस वर्ण या विसर्ग प्लस वर्ण, समझ रहे हो? ये वाला रूप, ये स्थिति है सरल बनाने की। अर्थात पुनः लिखना है 11 विसर्ग प्लस 44, इसको बॉक्स में बंद कर देना। यह चीज आपको विसर्ग संधि याद दिलाएगी पूरी। 11 के साथ विसर्ग होगा मतलब 11 स्वरों के साथ विसर्ग होगा। आगे 44 का मतलब स्वर और व्यंजन सभी, 44 का मतलब स्वर और व्यंजन सभी। अब आते हैं नियम। पता तो चल गया ना संस्कृत में सत्व क्या होती है, उत्व क्या होती है, रुत्व क्या होती है, और हिंदी में इन तीनों प्रकारों को 9 नियमों में बांट लेते हैं। नियम आरंभ कर रहा हूं। नियम नंबर 1 लिखिए। नियम नंबर 1, पहले मैं नियम को बोलकर लिखवा देता हूं, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लेंगे, फिर उदाहरण लेंगे, फिर दोबारा से नियमों की शब्दावली नहीं लिखेंगे, केवल शॉर्ट फॉर्म से लिख लेंगे, ठीक है? नियम लिखिए। यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, यदि, अरे भाई मैं शीघ्रता तो नहीं कर रहा, हाँ फिर सही। यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग, और उसका योग च, छ और से, ध्यान से समझना, च, छ और से। अब क्वेश्चन में लिखना तालव्य एघोष, तालव्य एघोष। यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग च, छ, से यानी तालव्य एघोष वर्णों से हो। उन्हें बोल रहा हूं, यदि किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग च, छ, श यानी कि तालव्य एघोष वर्णों से हो, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर, तो विसर्ग के स्थान पर इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, से संकर वाला से, और फिर क्वेश्चन में लिखना तालव्य सकार। इन्वर्टेड कॉमा में लिख दो, से संकर वाला से, हलंत लगा के लिखना है, और फिर क्वेश्चन में लिखना तालव्य सकार। विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाता है। कितना बड़ा नियम लिखवा दिया सर, है? तो उस नियम का शॉर्ट फॉर्म हमें प्राप्त हो चुका है दोस्तों। अब ध्यान दें बोर्ड पर, हमने क्या लिखा है? कोई भी स्वर है उसके साथ विसर्ग है, उसका योग तालव्य एघोष वर्णों से हो रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सकार आदेश हो जाएगा। उदाहरण ले लो। अब पहले पहचान कैसे करेंगे? सर पहचान तो बताइए नहीं, वो भी जानो। विसर्ग संधि की पहचान करनी है। एघोष में हम क्या बनाएंगे? केवल से।
केवल क्या बनाएंगे दोस्तों, से बनाएंगे। और हमें यह भी पता है क्या कि जो एगोस वर्ण होते हैं, जो एगोस वर्ण होते हैं वो देखो वर्ग का पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा पहला दूसरा और तीनों से, सभी के सभी व्यंजनी है ना। अरे भाई सभी व्यंजनी तो है। विसर्ग का क्या बना रहे हो, या तो शंकर वाला से या षटकोण वाला से और या फिर स्लेट वाला से। बनने वाला वर्ण सदैव क्या होगा, आधा। और आगे इसको स्वर मिल रही है, आगे क्या मिल रहा है, व्यंजन। अर्थात मैं कहूं कि आपको पहचान करनी हो विसर्ग संधि की तो ध्यान देना शब्द में या तो ये से आधा होगा या ये आधा होगा, या ये पूरे क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनके आगे व्यंजन होते हैं, स्वर तो नहीं है ना। अरे एगोस में स्वर आ जाता ही नहीं है, स्वर तो सघोष होता है। तो एगोस में तो तीनों से बना रहे हैं और जो तीनों से होंगे वो निश्चित रूप से क्या होंगे, आधे होंगे। सर विच्छेद कैसे करेंगे, इससे एक और विसर्ग लगा दो, पहले का पहले बाद का बाद में। अब एक उदाहरण से समझो इसको। मैं लिख रहा हूं मनस चेतना, शब्द क्या है दोस्तों, मनस चेतना। पहचान से शंकर वाला से आधा, विसर्ग संधि, पहली बात। सर विच्छेद कैसे होगा, विसर्ग का क्या बनाया है, से। विसर्ग का क्या बनाया है, से को वापस से विसर्ग बना दो, पहले का पहले लिखो और बाद का। कितनी आसान है, कितनी आसान है विसर्ग संधि, बहुत आसान है। मुझे चाहिए पहले शब्द का अंतिम वर्ण, न को आधा किया तो न में निकला ए के साथ विसर्ग और आगे क्या लिखा हुआ है, चे प्लस तना। किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो, योग चे छे या तालव्य सवार सकार के साथ होता है तो विसर्ग का भी तालव्य सकार बना देंगे। इधर क्या बचा पड़ा है, मैं न में जुड़ा हुआ ए, विसर्ग का बना लिया तालव्य सकार, आगे लिखा हुआ है चेतना। सबको जोड़ेंगे, देखो मैं न में जुड़ा तो न पूरा, से आधा है, खड़ी पाई का वर्ण है, आगे एगोस के रूप में व्यंजन होगा, आधा ही रह गया ना, ये लिख दो चेतना। मनस चेतना का मनस चेतना। पहले इसका शॉर्ट फॉर्म उतारिए, फिर ये फेयर कीजिए। मैं और उदाहरण लिख देता हूं, अगले वाले नियम का केवल शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, आराम से लिखो। अंतश्चक्षु, अंतश्चक्षु, अंत है प्लस है चक्षु, हाँ। निशंक, नि है प्लस है शंक, बिना शंका के। निश्वास, यहां ध्यान देना दोस्तों, एक बार शब्द को देखिए, यहां पर दो बार से लिखा हुआ है, दोनों बार ही आता है, दोनों बार विसर्ग मत बना देना। इसका विच्छेद होगा नि है प्लस है श्वास, नि है प्लस है श्वास। एक शब्द जो हम लिखते हैं अशुद्ध होना चाहिए निःशुल्क ऐसा, और हम लिखते हैं इसका विच्छेद जैसा। इस निःशुल्क का विच्छेद होता है, जोड़ का चिन्ह हटा के लिख देते हैं ना, जबकि ये प्रचलित रूप है। वास्तविक वर्तनी की बात की जाए तो निःशुल्क में पहला से आधार उसके बाद शुल्क आता है, और हम इसको क्या लिख देते हैं दोस्तों, इस प्रकार से लिखा, बहुत अच्छी अच्छी जगह मिल जाएगा आपको, मिलता है ना। ये प्रचलित रूप है इसका, जबकि वास्तविक रूप यही होगा, यह वर्तनी में गलत माना जाएगा क्योंकि ये इसका विच्छेद है। क्या है दोस्तों, विच्छेद है। अंतश्चेतना, पुरस्चरण, यहां तक समझ में आ गया क्या, लिख दीजिए। अब देख लो, लिख जाएगा। नहीं कुछ नहीं लिखा, निःशुल्क का गलत रूप लिखा है जो हम लिखते हैं। हाँ भी आगे बढ़ सकता हूँ क्या, अब तो ये चीजें समझ में आ गई है दोस्तों। अब समय मत लगाइए, लिखने में थोड़ी शीघ्रता करें। आप विच्छेद मत लिखा करो, विच्छेद में आपको बता भी दो ना, इसको फेर मत किया करो, ईमानदार बनो कुछ तो। इसको पढ़ लो, याद कर लो, घर जाकर के प्रत्यक्ष स्मरण कीजिए, अपनी याददाश्त पे थोड़ा तो प्रेशर आने दो। इस मेमोरी कार्ड को पूरा सुरक्षित ले जाकर के वापस थोड़ी देना है, कुछ तो काम में लेना है इसको। हाँ विच्छेद पढ़ लिया करो पर लिखा मत करो, घर जाकर के फिर वापस से कोशिश किया करो, फिर भी समझ में नहीं आए तो हम पुनः दूसरे दिवस हम मिलते हैं, आप बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ समस्या आ रही है। आगे बढ़ सकता हूँ, लास्ट वाले भैया आगे बढ़ सकते हैं, वेरी गुड। ये था कौन सा, तालव्य है घोष का। अब बात करता हूं नियम नंबर 2। अब बहुत सरल शब्दों में लिखूंगा, कोई भी स्वर उसके साथ विसर्ग, उसका योग किससे करना है, ते, ठे, मूर्धन्य से। तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा, मूर्धन्य सकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, मूर्धन्य सकार बन जाता है। ठीक है, शब्द लिख रहा हूं, धनुष टंकार, चतुष्टिका, चतुष्षष्ठी, चतुष्षष्ठी। विच्छेद समझना इनका, धनु है प्लस है टंकार, इसका क्या होगा, चतु है प्लस है टीका, 4 टीकाएं, चतुष्षष्ठी, चतु है प्लस है। अब ध्यान देना इस शब्द का, इसका ऐसे डायरेक्ट भी विच्छेद लिख सकता है, और यदि आपको चकमा देना चाहेगा तो विकल्प में ऐसा भी देगा, चतु है प्लस है शश प्लस है थी। केवल इसको पढ़िए दोस्तों, षष्ठी अभी अभी हमने जाना था कि मूर्धन्य सकार के बाद दंत्य वर्ण तय या थे हो तो तय ठे में बदल जाते हैं। व्यंजन संधि में हमने अभी अभी बात की थी नियम नंबर 19 पे, याद आ रहा है कुछ, जरा इसका ध्यान रखना है आपको। अगर दोनों विकल्प आ जाते हैं तो इसी का चयन करना है। क्यों, संधि कहती है कि शब्द का जितना विच्छेद होता है वहां से तोड़ना आवश्यक है।
जैसे मैंने आपको एक चर्चा में शब्द लिया था ना, सच्चिदानंद। दोस्तों अक्टूबर 2013 थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न था और इसका पहला विच्छेद दे दिया सच्चित प्लस आनंद। यह भी सही है, व्यंजन संधि है। तय के बाद सेगोस आ गया तो तय का तय बन जाता है, ता हो गया। और एक दे दिया क्या, सत्य योग चित्त योग आनंद। यह तय ऑप्शन में था और यह ए ऑप्शन में था, ये तय ऑप्शन था। बहुत सारे मेरे मित्रों ने इसको टिक किया था। नियम तो लगी रहा है ना व्यंजन संधि का, विभाग ने ये मान लिया, रेट लगी तो जवाब आ गया। शब्द को आप पढ़ना आरंभ करें तो पहले जहां से टूटे वहीं से तोड़ो। अब इस सब में देखो विसर्ग संधि भी लग रही है और व्यंजन भी लग रही है। परीक्षा में यदि दोनों विकल्प आ जाए तो चयन सदैव विसर्ग का करना। क्यों, पहले कहां से तोड़ा है, विसर्ग से, बाद में कोई सी भी लगे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बात करें ध और न को अलग करेंगे तो क्या आएगा, उ। आगे लिखा हुआ है विसर्ग तनकार का तनकार। हमें पता चल रहा है किसी भी स्वर के बाद विसर्ग हो और उसका योग मूर्धन्य वर्ण एगो से होता है तो मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। ध न, उसके बाद है उ, विसर्ग का से और तनकार का तनकार, सबको जोड़ा तो क्या बना, धनु और से टनकार, धनुष टनकार। फेर कीजिए दोस्तों, ये वाली चीज रहने देना, मैंने सिर्फ उदाहरण दिया है। मैंने जिस समय एक साथ इनके सभी नियम समझाए थे उस दौरान कुछ एक मेरे साथी केवल लिखने का काम कर रहे थे, उन्हें नुकसान हुआ, उन्हें सारी बातें लिखनी पड़ रही हैं। काश पहले ही ना लिखते तो सही रहता है ना। देखिए ये शॉर्ट फॉर्म में समझ में तो आ गया ना। ये इसका मतलब क्या है, कोई भी स्वर के बाद विसर्ग हो, योग, ये कौन से वर्ण है, मूर्धन्य। कौन से है दोस्तों, मूर्धन्य। तो ये भी कौन सा सकार है, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। कौन सा से आदेश हो जाता है, मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। आगे बढ़ सकता हूं। अरे भाई आगे बढ़े क्या, ओके। अगला क्या है, कोई भी स्वर, अब तो आप ये सब चीजें समझने लग गए हैं ना। उसके साथ विसर्ग योग हो रहा है तय, थे या से से। ये कैसे वर्ण है, दंत्य एघोष है। दंत्य क्या है, एघोष। तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, दंत्य सकार आदेश। कौन सा से आदेश हो जाता है दोस्तों, दंत्य सकार आदेश हो जाता है। जैसे शब्द ले रहा हूं, नमस्ते, बोल नहीं रहा हूं, उदाहरण है। हाँ, नमस्ते। आगे बढ़ सकता हूं क्या, लिख दिया क्या फॉर्मूला। अब ध्यान दो, अब देखिए बोर्ड पर एक बार इसको समझो, फिर और उदाहरण लिखो, उससे में उतार लेना। नमस्ते, नमस्ते का संधि विच्छेद हमें पता है, से किसका बना है, विसर्ग का। तो से को वापस से विसर्ग में बदल दो, तो नए मह प्लस ते। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण मैं को हलंत किया तो ए के साथ विसर्ग आ गया। इधर क्या बचा हुआ है, ते, ते में जुड़ा हुआ है ए। कोई भी स्वर के साथ विसर्ग और उसका योग तय, थे या श, दंत्य एगोस वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार। बचा क्या है, न, मैं और उसके साथ तय, दंत्य सकार के साथ तय में ए जोड़ेंगे तो ते। सबको जोड़ दिया, न मैं जुड़ा तो मैं पूरा, से आधा है, आधा लिख दो ते। नमस्ते का नमस्ते हमें प्राप्त हो जाता है। और उदाहरण समझते हैं इसके, फिर कर सकते हैं आप इन्हें साथ में। मैं और उदाहरण लिख रहा हूं, उन पर कान जमाए रखना। हाँ, चंद्रस्तम, चंद्र है प्लस तम। ईमानदारी का परिचय देना दोस्तों, लिखना नहीं है, विच्छेद नहीं लिखना। घर जाके कुछ तो काम करोगे। हाँ, मैं ये विच्छेद इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में थोड़ा सा याद करने का, हाँ बिल्कुल, क्षमता का विकास हो सके। चंद्रस्तम, अंतस्थल, अंत प्लस तल। हाँ, दुस्साहस, दुहे प्लस साहस। दुस्वप्न, दुहे प्लस स्वप्न। इसका तो टीप पे उतार लेना, गलती कर जाओगे नहीं, दोनों से आधे हैं इसमें। दुस्वप्न, ठीक है। पुरस्सर, पुरस्सर, पुरस्कार नहीं लिखा है, वो अलग चीज है, पुरस्सर। किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो उसका योग तालव्य सॉरी दंत्य एगोस वर्णों से होता है तो आगे वाले दंत्य तो विसर्ग का भी दंत्य सकार बना लेंगे। पुरस्सर एक यज्ञ होता है, जैसे अश्वमेध पुरः प्लस सर, पुरः प्लस सर, जैसे अश्वमेध यज्ञ होता है ना, वैसे एक यज्ञ होता है ये भी। निशार, निह प्लस शार। व्यंजन संधि के तो इतने सारे नियम है, वहां तो कुछ शर्तें होती हैं, कुछ संयोग से थे, कुछ उपसर्ग से थे। सारी चीजें एक चार्ट पे जाता है तो है ना, कुछ तो दिमाग का भी एक्सरसाइज कर यार, स्वार्थी बन जाते हैं पूरे, क्या बात है।
24 नियम पढ़ा दिए, व्यंजन संधि में जितना पढ़ा दिया उतना एक किताब में कभी नहीं मिलेगा आपको, पढ़कर देखना एनसीईआरटी तक में नहीं मिलेगा। हाँ जितना बता रहा हूँ फुल एंड फाइनल बता रहा हूँ, इसके बाद यदि कोई बचता है तो वो आपसे भी नहीं होगा, किसी के बाप से भी नहीं होगा। फैक्ट है ये। अगर कोई प्रश्न इतना बता देने के बाद भी यदि आपको ये लगे कि ये हमने कभी पढ़ा नहीं, याद नहीं है, वो नहीं कह रहा, पढ़ा नहीं है, तो समझना हो किसी ने नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो अनुभव में लिया है, वो सारी चीजें मैं आपको दे रहा हूँ। और पहली और अंतिम बार ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि उसके बाद आपको दोबारा हिंदी व्याकरण के लिए किसी दहलीज पर कदम रखने की आवश्यकता न हो। पढ़ो तो रिवीजन के लिए पढ़ो, समझना, सीखने के लिए जरूरत न पड़े। इतना फुल एंड फाइनल दे रहा हूँ दोस्तों। आगे बढ़ सकते हैं पूरा, क्योंकि मैं रटने वाली व्याकरण नहीं पढ़ा रहा, मैं भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, आपको संधि नहीं पढ़ा रहा, भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भाषा की कैसे पढ़ाई जाती है वो पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। 3 नियम हो चुके हैं। चौथा नियम कौन सा? ए आ के अलावा कोई स्वर के साथ विसर्ग होगा। चौथा नियम, ए आ के अलावा, ए आ के अलावा कोई स्वर और उसके साथ क्या है? विसर्ग। योग हो रहा है कै, खे, पे और फे। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर मैं एक सैगोश वर्ण लिखूंगा। ध्यान देना, यहां पर मैं एक सैगोश वर्ण लिख रहा हूं मैं। क्यों? क्योंकि 2 शब्द आते हैं जो इस नियम को फॉलो करते हैं मैं। ठीक है, बाकी मैं को हम अलग से जोड़ेंगे, वो अलग चीज है। पर ए आ के अलावा कोई भी स्वर होगा उसका योग, हमारा नियम तो यहीं तक का है। इस मैं को तो इसलिए लिखा है क्योंकि 2 शब्द इसके भी हमें मिलते हैं, आयुष्मान और आयुष्मती। आयुष्मान और आयुष्मती वो इसी में आएंगे, ध्यान रखना, नियम का पता लग जाए, इसलिए वो शब्द मैं के संदर्भ से लिखूंगा, बल्कि मैं सहगोश है वहां पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। कौन सा से आदेश हो जाता है दोस्तों? मूर्धन्य सकार आदेश हो जाता है। बढ़ो आगे। शब्द आता है आविष्कार। शब्द क्या आता है दोस्तों? आविष्कार। हमें पता है मूर्धन्य सकार किसका बना? विसर्ग का। तो विसर्ग को मूर्धन्य सकार से वापस विसर्ग बना लेंगे, अवि है योग कार। अब रुको, अरे लेखन को विराम दो, देखो एक बार। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या किया? आवी है प्लस कार। मैं आ और वे को अलग करूंगा तो वे में जुड़ा हुआ लघु ई के साथ विसर्ग है और योग हो रहा है का और रे से। देखिए ए आ के अलावा स्वर हो, ए आ के अलावा स्वर है, उसके साथ विसर्ग और योग किससे होता है? कै, खे, पे, फे या मैं से। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का मूर्धन्य सकार बना लूंगा। देखो आ, वे, लघु ई, मूर्धन्य सकार और कार, सबको जोड़ूंगा तो आ का तो आ, वे में ई जोड़ा तो वी, ये षटकोण वाला से आधा का आधार, कार का कार। और शब्द देखो, लिखते चलो, हाँ बिल्कुल रुका नहीं जा रहा, लिख लो। आविष्कृत शब्द क्या है? आविष्कृत। आवी है प्लस कृत। एक और आता है आविष्करण। आविष्करण ये भी इसी प्रकार का शब्द है, आवी है प्लस करण। बहुत अच्छे शब्द तो अब आएंगे दोस्तों। चतुष्फल, चतु है प्लस फल। चतुष्पथ, चतु है प्लस पथ, चतु है प्लस पथ। दुष्कर, दु है प्लस कर, दुष्कर्म, दु है प्लस कर्म। आयुष्मान, आयु है प्लस मान। आयुष्मती, आयु है प्लस मति। आता है ना चतुष्फलक, ये भी पढ़ा है क्या आपने? चतुष्फलक, फल में क्या और जोड़ दिया, चतु है प्लस फलक। आगे बढ़ सकते हैं क्या? बहुत धीमे लिख रहे हो, अब तो साथ में लिखने की परमिशन दे दी फिर भी। एगोस का अंतिम नियम प्रकृति भाव का नियम होगा, महत्वपूर्ण नियम है दोस्तों। बढ़ सकता हूं आगे। हमें पता है क्या कि ए आ के अलावा स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग कंठे या ओष्ठ्य एगोस वर्णों से होता है तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार हो जाएगा। लेकिन ए और आ के साथ ही यदि विसर्ग आ जाए, क्या यदि ए या आ के साथ ही क्या हो? विसर्ग हो और उसका योग कै मतलब कंठे और पे मतलब ओष्ठ्य एगो से होता है, तो इसको बराबर में हम क्या लिख देंगे? प्रकृति भाव। मतलब शब्द जैसा है वैसा ही उसका विच्छेद और वैसा ही उसका संयुक्त बनेगा। शब्द लिख रहा हूं प्रातःकाल, शब्द लिख रहा हूं प्रातःकाल। अब इसका विच्छेद वगैरह सुनने से पहले एक सुनिए, अभी आज सवेरे एक मेरे मित्र की प्रश्नों की श्रृंखला जो प्रस्तुत की थी उसमें एक समस्यात्मक प्रश्न उनके सामने रहा। कहां ले गए उसको? सर प्रातः मूल शब्द क्या होता है? शब्द आता है देखो, संस्कृत में प्रातः काल लिखा मिलता है, प्रातः काल। ये मूल भाषा में है दोस्तों, ये कहां है? मूल भाषा में। हिंदी में प्रातः काल का यही रूप प्रचलित है और यही मानेंगे। ठीक है, बात आती है इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद यदि आपसे पहली बात तो इनका पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो यही लिखना है प्रातः काल। क्या लिखना है? प्रातः काल। हमें पता है क्या प्रा और तय को अलग करते हैं, क्या निकलेगा? ए के साथ विसर्ग का और ल लिखा हुआ है। ए या आ के साथ विसर्ग हो उसका योग कै, खे, पे, फे, इन चारों में किसी के भी साथ होता है। उन्हें सुने,
ए या आ के साथ विसर्ग हो, उसका योग कै, खे, पे और कैसे होता है तो प्रकृति भाव होगा, मतलब कोई बदलाव नहीं करेंगे। बदलाव कैसे? न तो आदेश करना है मतलब वर्ण को बदलना नहीं है, न आगम करना है मतलब अपनी तरफ से नया वर्ण नहीं लिखना, न लोप करना है मतलब किसी वर्ण को रिमूव ही नहीं करना है, न चेंज होगा, न ऑर्डर होगा, न रिमूव होगा, तीनों ही कंडीशन नहीं होंगी। ऐसे हालात को प्रकृति भाव कहा गया। नो चेंज वाली स्थिति हो गई, जैसा है वैसा ही लिख दो, वापस लिख दो, प्रातः का प्रातः और काल का काल। इसी प्रकार के कुछ और शब्द बता रहा हूं। रजह कण, अंतःकरण, मनः प्रसाद, वयः क्रम, अंतःपुर, पयः पान। सबसे बढ़िया शब्द जो हम गलत लिखते हैं, हे भगवान, हे मां सरस्वती, मेरी मनोकामना पूर्ण करना। आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? वजह पता है? क्योंकि मनोकामना कोई शब्द ही नहीं है। सरस्वती माता समझे तो बताए ना कि तेरी मनोकामना क्या है, पर मनोकामना तो कोई शब्द ही नहीं होता। शब्द होता है क्या? मन है कामना। शब्द क्या होता है दोस्तों? मन है कामना। अब आप मां शारदे को कंफ्यूज कर रहे हो मनोकामना पूछ के, मेरी मनोकामना पूर्ण करो, तो वो कभी तो आपकी और कोई इच्छा पूरी कर देती है, वो सोचती कि पता नहीं मनोकामना क्या है। डिक्शनरी में तो ऐसा कोई शब्द है नहीं। मन है कामना को क्या बना दिया? मनोकामना। अब भगवान से भी गलत चीज मांगो तो कैसे देगा? वो भगवान है, वो तो सही देगा। सही मांगना आपसे, मन है कामना कहना आज से। क्या कहना? मन है कामना। एक और शब्द बता रहा हूं, अधः पतन, जिसको बोलते हो ना अधो पतन, वो होता है अधः पतन। क्या होता है दोस्तों? अधः पतन होता है। यहां तक का लिखो, फिर आश्चर्य कर देने वाली बात आएगी। अब बढ़ो आगे। पुरह प्लस है कार, सरह प्लस है कार, नमः प्लस है कार। ध्यान से समझना इनको। ये वाला लिख लिया? अरे भाई सभी ने लिखा क्या? मैं आगे की चर्चा आरंभ कर रहा हूं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ए के साथ विसर्ग का योग कैसे, ए के साथ विसर्ग का योग कहां हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये रहा ए के साथ विसर्ग का योग कैसे। यहाँ भी ए के साथ विसर्ग का योग कैसे, ए के साथ विसर्ग का योग कैसे। इसका मतलब ये भी तो प्रकृति भाव के होने चाहिए, लेकिन पता है यहाँ पर क्या लिखा जाता है? पुरस्कार। यहाँ पर क्या लिखा जाता है? सरोकार। क्या लिखा जाता है? सरोकार। और यहाँ पर लिखा जाता है क्या? नमस्कार। तो इस नियम को देखते हैं, तो ये इस नियम के स्थान पर आपने क्या कर लिया? विसर्ग के स्थान पर दंत्य सकार आदेश कर दिया। कौन सा सकार आदेश कर दिया? दंत्य सकार, जिसका कोई नियम है ही नहीं। अपवाद हेडिंग डाल दो और ये तीनों शब्द विच्छेद से लिख दो, पूछे जा सकते हैं। क्योंकि नमस्ते हमें याद रहता है, नमस्ते के चक्कर में नमस्कार को भी एक जैसे हम समझ बैठते हैं। हाँ, पर संधि पूछे तो विसर्ग होगी। अरे जिस संधि का अपवाद उसी में गिना जाएगा, तो संधि तो विसर्ग और विच्छेद क्या है? ये सामने है। हाँ भाई बढ़े आगे, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अर्थात हम कहें तो ये तीनों शब्द आपके इस नियम के अपवाद के अंतर्गत गिने जाएंगे, इस नियम के अपवाद के अंतर्गत गिने जाएंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा? विसर्ग के साथ 11 स्वरों में एगोस का योग रहा है। किसका रहा है? एगोस का। और सभी एगोस के योग में चाहे तालव्य बना हो, चाहे मूर्धन्य बना हो या दंत्य बना हो, तीनों में कोई शय बनाया। संस्कृत की बात की जाए तो अब तक जो भी हमने उदाहरण और नियम पढ़े वो केवल एक ही प्रकार में गिने जाएंगे, सत्व विसर्ग संधि में। किसमें गिने जाएंगे दोस्तों? सत्व विसर्ग संधि में। इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा। वहां भी आगे बढ़ सकता हूँ। अगला नियम, अब आते हैं सेगोस के नियम नंबर 6। ए के साथ विसर्ग है और ए के अलावा स्वर है, ए के अलावा स्वर है। ऐसी स्थिति में हमें केवल क्या करना है? विसर्ग का लोप कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों? विसर्ग का लोप कर देना है। पुनः सुनिए, पूरी बात दोहरा रहा हूं। क्या? यदि ए के साथ विसर्ग हो और उसके साथ ए के अलावा किसी स्वर का योग होता है, अर्थात 10 में से किसी भी स्वर का योग होता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? केवल विसर्ग का लोप कर दोगे। इसके उदाहरण बड़े गजब के आएंगे दोस्तों। इस नियम के बहुत ज्यादा भ्रमित करते हैं अन्य संधियों से समानता होने के कारण। कैसे पहचानने का लॉजिक समझना उसका। मैं
मैं शब्द लिखता हूं अतएव। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पढ़ के उच्चारित करके देखिए अतएव। क्या पढ़ेंगे? अतएव। और एक बार जरा इसे भी पढ़िए अतएव। ये दोनों एक है ना, उच्चारण एक जैसा ही हो रहा है, वास्तव में एक जैसा ही होता है, लेकिन यदि आपको अतएव आई की मात्रा लगा के दे देता है तो इसे आप वृद्धि संधि की तरह तोड़ोगे। वृद्धि संधि में इसका विच्छेद होगा क्या? अतः अत प्लस एव। क्या होगा? अत प्लस। लेकिन यहाँ पर वृद्धि रूप नहीं लिखा, वृद्धि रूप नहीं लिखता तो आपको इसका विच्छेद कर देना है विसर्ग संधि से, अतः प्लस एव। दोनों चीज एक ही है। शब्द आपको कैसे दे रहा है जब आप उसी बात पर निर्भर करेगा। यदि शब्द ये दे देता है संधि पूछे तो वृद्धि आएगी, विच्छेद पूछे तो यह आएगा। ए या आ के साथ ए या आई का योग हो तो आई बन जाता है, वृद्धि संधि पढ़ते हैं ना। ये वाला शब्द देगा तो वृद्धि संधि यही विच्छेद। यह शब्द दे देता है, अब उसने नहीं जोड़ा ना वृद्धि में, चाहता तो जोड़ देता पर जोड़ा नहीं, इसका मतलब वो वृद्धि नहीं चाहता, वो क्या चाहता है? विसर्ग। हमने क्या कर लिया? अतः प्लस एव। संधि पूछे इसमें तो विसर्ग होगी, विच्छेद पूछे तो यह आपके सामने है, बना रहा हूं। आगे देखो ए तय को हलन किया तो तय में से निकलेगा ए। ए के साथ क्या है? विसर्ग, आगे है ए और उसके बाद क्या है? व। गौर से देखो इसको, ए के साथ विसर्ग हो, सामने ए के अलावा स्वर है, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या कर देना है? लोप। लोप करने के बाद यहाँ पर तो क्या बचा? ए और तय हलन, उसके बाद ए और आगे इधर क्या रह गया? ए और व। यहाँ पर आपको अपने आप को रोकना है कि ए और ए को जोड़ करके आई मत बना देना। आपने तो संधि विसर्ग का लोप कर दिया ना, यहीं पर आपका काम पूरा हो चुका। इसके आगे तो आपको केवल जोड़ना है, जैसे है वैसे के वैसे जोड़ देना। तो ए का तो ए रह जाएगा, तय में ए जोड़ेंगे तो तय पूरा, आगे है ए और व, अतएव का अतएव। समझ में आया? जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं पयादि और एक शब्द लिखता हूं पयादि। अब समझ चुके होंगे। अगर ये पयादि दे तो दीर्घ संधि कौन सा? पय प्लस आदि। ए और आ मिलकर के आ होता है, लेकिन पयादि दे देता है तो आपको इसका विच्छेद लिखना है क्या? पय है प्लस आदि। ए के साथ विसर्ग है, उसका योग ए के अलावा स्वर से हो रहा है। समझ में आया दोस्तों? ये ध्यान रखना है बहुत बढ़िया तरीके से। अगर गलत करोगे तो भाई साहब जिम्मेदार स्वयं होंगे, मैं नहीं होऊंगा। मैंने तो बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर करवा दी है। हाँ बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा शब्द आ रहा है। देखो जैसे यस इच्छा आ जाए, इसे यस इच्छा भी लिखा जा सकता है। यस इच्छा कर देता है, ए और ई गुण संधि होगी, गुण संधि के रूप में लिखे तो वही संधि होगी, वही विच्छेद होगा। यदि ये विसर्ग के रूप में यानी कि स्वरों को अलग अलग लिखे ना तो बीच में विसर्ग जोड़ देना, पहले शब्द पहले बाद वाले शब्द को बाद में लिख देंगे। ठीक है? हाँ नियम को उतार दीजिए, ये वाली चीजें मत लिखना जो गोले में बंद है। ये लिखो, ये उदाहरण है एक, ये लिखना है, ये उदाहरण लिखना है। एक शब्द आता है तत एव, तथेव नहीं, तत एव, ततः प्लस एव, ततः प्लस एव। पय इच्छा एक दो तीन चार। ये हमारे 6 नियम हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 6। अब यहीं से दूसरा नियम निकल जाएगा क्या? लिखते भी चलो सुनते भी चलो कि ए के साथ विसर्ग हो और ए के अलावा स्वर होंगे तो आप विसर्ग का लोप कर दोगे। पर मान लो ए के साथ तो विसर्ग है पर सामने ए ही आ जाए, ए के अलावा में विसर्ग का लोप होगा लेकिन ए आ जाए तो क्या करोगे? कोई सगोश व्यंजन आ जाएगा तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का उ बन जाएगा, ए और उ जुड़ के ओ बन जाएगा, अर्थात वहां उत्व विसर्ग संधि होगी। नियम नंबर 7 हेडिंग डालिए। पढ़ सकता हूं आगे? ये सभी ने लिखा? इसकी पहचान का ये ध्यान रखना मैंने क्या कहा इसमें। हाँ नियम नंबर 7 है क्या? ए विसर्ग प्लस ए आ जाए या फिर कोई सघोष व्यंजन आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या करना है दोस्तों? अब सुनो, आप जैसा उचित समझे वैसा लिख लीजिए। मैं दोनों तरीके बता देता हूं, कल को आप ये न कहें सर आपने इसका जिक्र तो किया ही नहीं। हाँ देखिए ऐसी स्थिति में विसर्ग का स्थान पर क्या बनता है दोस्तों? उ। क्या बनता है? उ। इधर क्या रहा? ए। विसर्ग का बना लिया उ, फिर आ गया ए या कोई भी सघोष व्यंजन। क्या आ गया? कोई भी सघोष व्यंजन। ठीक है, उसके बाद देखो ए और उ जुड़ के क्या बनता है दोस्तों? ओ। और आगे क्या है? ए और उसके बाद में क्या आ रहा है? सघोष व्यंजन। और समझो काम की बात तो बता रहा हूं, ए विसर्ग के साथ ए या कोई भी सघोष व्यंजन होगा तो विसर्ग का उ बन गया। इधर ए है, ए और उ को जोड़ के क्या बना लिया? ओ। मैं चाहूं तो इस पंक्ति को हटा दूं, ये भी तो कह सकता हूं ना। नहीं समझ में आया कि ए विसर्ग के स्थान पर तो ओ बन जाएगा और बाकी आगे का वैसा लिख देंगे। यहां तक की बात क्लियर? यदा कदा आपको इस ए के स्थान पर अवग्रह मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? अवग्रह, अर्थात ऐसे भी छोटा स्वर, ऐसे भी छोटा स्वर, इसको आप लिखो या मत लिखो, ये ए का क्या हो जाता है? अवग्रह बन जाता है। क्या बन जाता है? अवग्रह रूप है। ए का अवग्रह रूप, ए का अवग्रह रूप। इसकी कोई मात्रा नहीं होती, न इसको गिना जाता है, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, शब्द दोनों स्थितियों में शुद्ध माना जाएगा। अभी मैं उदाहरण दूंगा इसके बिना भी इसके सहित भी। समझ में आएगा क्या? अब मैं पूरा पर्दा हटा देता हूं। तो अंतिम रूप क्या आ गया? ओ प्लस अवग्रह या सघोष व्यंजन। यह सूत्र किस प्रकार से बनता है दोस्तों? हमें किताबों में डायरेक्ट ये वाला रूप मिल जाता है, ये लाइनें डाली जाती हैं, इसलिए समझ में नहीं आता, रटना शुरू कर देते हैं। उन्हें सुनना, पहले लिखो मत, एक बार सुनो। इस चीज को मैं क्यों बता रहा हूं? मैं चाहता तो ये लाइन लिख देता ताकि आप रटे नहीं। आप लिखोगे तो रटोगे। सुनो एक बात, ए के साथ विसर्ग है, उसका योग ए या किसी सघोष व्यंजन से होता है, तो सघोष व्यंजन का तो सघोष व्यंजन ही है। ए विसर्ग का उ बना करके ए और उ को जोड़ के मैंने बना दिया ओ।
ए होगा ना, ए का क्या बनता है दोस्तों, अवग्रह बनता है। क्या बनता है, अवग्रह। अब इस ए का आपने अवग्रह बना दिया तो शब्द में आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखो तो भी आपका शब्द शुद्ध माना जाएगा। अगर नहीं लिखोगे तो ए को भी नहीं लिखोगे, इसको भी नहीं लिखोगे, और लिखोगे तो केवल ये लिखा जाएगा। ठीक है, मैं इसी का उदाहरण पहले दे देता हूं, व्यंजन का बाद करूंगा। शब्द आता है बहुत अच्छा, मनोविलासा। खूब पढ़ा है ना आपने, ऐसे ही पढ़ा है। फिर वास्तविक वर्तनी की बात की जाए ना तो मनोविलासा ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। सर आज तक ही नहीं पढ़ा, ये कहां से लिया है? यही है भाई साहब सत्य रूप इसका, मनोविलासा। अब समझ में आएगा ये कैसे बन रहा है, ध्यान से सुनिए। मनोविलासा का संधि विच्छेद होता है साथियों, मन है प्लस अभिलाषा। अभी अभी मैंने कहा है अवग्रह नहीं लिखो, चाहे लिखो या नहीं लिखा या लिखा, शब्द दोनों स्थितियों में शुद्ध होगा। मैं बढ़ रहा हूं नियम की ओर, मैं और न को अलग कर दे, न में जुड़ा हुआ ए बाहर आ गया, ए के साथ क्या लगा हुआ है, विसर्ग। ए के साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, विसर्ग। आगे क्या जुड़ा हुआ है, ए, और ए के बाद में है भी लासा, यही है ना? नहीं भाई बताओ, यही है ना? बाद वाले पद का टुकड़ा ये हो गया और पहले वाले शब्द का टुकड़ा ये हो गया। नियम मेरा यहाँ लगना है, ए विसर्ग के साथ ए आ गया, तो ए विसर्ग के साथ ए आ जाए तो ए विसर्ग का तो अंतिम रूप क्या था, ओ। तो इनके दोनों स्थान पे क्या लिख देंगे, ओ, और ए का क्या लिख दूंगा, अवग्रह। ए का क्या लिखना है हमें, अवग्रह। इधर क्या बचा पड़ा है, मैं, न, और आगे क्या लिखा हुआ है, भी, ला और शा। सबको जोड़ो, देखो मैं न में और जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नो। क्या बन जाएगा दोस्तों, नो। आप लिखना आरंभ कर देते, बहुत गंदी आदत है आप सबकी। कहां जाने की जल्दी है आपको, केवल लिखना ही आपका उद्देश्य है। मैं खुद समय दे रहा हूं, प्रॉपर टाइम दे रहा हूं। अगर आप ये कहें कि सर आप हमें लिखने का पूर्ण समय नहीं देते तो कैसे, बता दीजिए। और सारी चीजें आपको ऐप पर, टेलीग्राम ऐप पर, न्यूज़ ऐप पर, पीडीएफ के फॉर्मेट में सब चीजें मिलने वाली हैं। आप यहाँ लिखी हुई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो कहीं से खरीद लेते। समझ नहीं आया वो, समझो इस चीज को, वरना रटते रह जाओगे। शब्द ऐसे आते हैं, ऐसा शब्द देखा ही नहीं, अगर आ गया तो क्या करोगे? आजू बाजू के बगले झांकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। तुम ने में क्या जोड़ा, ओ। उसके बाद में क्या है, अवग्रह। मैंने अभी भी कहा अवग्रह लिखो तो भी सही है और नहीं लिखेंगे तो भी सही है। मान लिया लिख दिया, आगे क्या जोड़ दूंगा, विलासा। आगे क्या जोड़ दिया, विलासा। तो यह वाला रूप तो अवग्रह सही था। हम अवग्रह नहीं लिखे तो क्या लिखेंगे, मैं, नो। अवग्रह को नहीं लिखा तो हटा दोगे तो उसका क्या लिख देंगे, विलासा, जो हमारा प्रचलित रूप है, ज्यादातर हमें देखने को मिलता है ये वाला। इसी प्रकार के इसी शब्द के कुछ और उदाहरण आते हैं, जैसे प्रथमोध्याय, प्रथम प्लस अध्याय, यशोभिलाषा, यश है प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषी, यश है प्लस अभिलाषी। एक तो यश की इच्छा और एक यश की इच्छा रखने वाला। ये तो केवल स्वर के साथ में है, ए के साथ। अब मैं उदाहरण लेने वाला हूं सैगोस व्यंजन का। पहले यहां तक का एक बार फेर कर लो। ये हमने जो उदाहरण लिए हैं 3-4, ये लिए हैं ए के साथ विसर्ग और उसका योग ऐसे। अब मैं कुछ व्यंजन के साथ, सैगोस व्यंजनों के साथ में भी उदाहरण लेने वाले हैं। यहां तक की बात समझ में तो आ गई ना आपके? अरे भाई यहां तक का समझ में तो आया ना आपके? अवग्रह रूप मतलब ये ऐसे भी छोटा है। अगर आप वर्णों की गिनती करें ना तो इस अवग्रह को गिना नहीं जाता, इसका होना या न होना कोई मतलब नहीं रखता। मैंने लिखा इसलिए कि यदि लिखा हुआ मिल जाए तो आप दिग्भ्रमित न हो जाएं। ठीक है, बाकी हो सकता है कि नहीं भी लिखे, क्योंकि लोक प्रचलित शब्दों में प्रथमोध्याय लिखा हुआ होता है, अवग्रह नहीं आता। नहीं आए तो भी विच्छेद में ए लिखना है, अगर अवग्रह आए तो भी विच्छेद में ए लिखना है। जैसे मैंने मनोविलासा के दोनों रूप लिख दिए, इसी प्रकार से इन शब्दों के भी दूसरा रूप प्रचलित है। हर एक पहलू को बहुत विस्तार से बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका मजा लेना चाहिए आप लोगों को। आप है केवल औपचारिकताएं पूरी करना अपना उद्देश्य समझते हैं। पाठ्यक्रम की चिंता मत करिए, 3 दिन में हो जाएगा। बचा ही क्या है, सबसे बड़ा पार्ट यही था। हाँ भी बढ़ो आगे। अभी यही नियम चल रहा है, इसमें केवल ए को जोड़ा है। सैगोस व्यंजन का और उदाहरण समझो। जैसे माना ए के साथ विसर्ग हो और अब आगे क्या लिख दूं मैं, सैगोस व्यंजन। क्या लिख दूं, सैगोस व्यंजन लिख दूं। तो ऐसी स्थिति में वही वाली बात है, विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओ। क्या बन जाएगा, ओ। जैसे हम बात करें क्या, सरोज, सरोज विच्छेद क्या होगा इसका, सरह प्लस जय। सह रे को करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ए के साथ विसर्ग योग लिखा हुआ है जय। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, जय लिखा हुआ है। अब हमें पता है कि ए विसर्ग के साथ वर्ग का तीसरा वर्ण है ये। जय वर्ग का कौन सा है, तीसरा, और वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, सघोष होता है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का क्या बनाया, उ। ए और उ मिलकर के क्या बन गया, ओ। तो अंतिम रूप क्या बना, ओ बन गया। इधर क्या बचा पड़ा है, सह और रे हलन, ओ, और उसके बाद में क्या है, जय। तो सह का तो सह, रे में जोड़ेंगे तो रो, और जय सरोज का सरोज। कमल का पर्याय बची है ना, सरोवर में जन्म लेने वाला, सरह प्लस जय, सरोवर में जन्म लेने वाला। और शब्द लिख रहा हूं, और शब्द लिख रहा हूं मैं। मन है प्लस जय बराबर मनोज, पय है प्लस दय बराबर पयोद। बादल का पर्यायवाची होता है, पय मानी जल,
और एक होता है पय प्लस जय बराबर पयोज। पय का मतलब जल, जय का मतलब जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला क्या होता है? कमल। तो पयोज तो किसका पर्यायवाची हुआ? कमल का। और पयोज किसका पर्यायवाची हुआ? तय मतलब देने वाला, जय मतलब जन्म लेने वाला। तय बादल, जय कमल, ध्यान रखना। वह है प्लस वृद्ध बराबर वयोवृद्ध। सरोकार, ये वाला आपको आज में लिखवा देंगे। मन है प्लस रथ बराबर मनोरथ। मन है प्लस योग बराबर मनोयोग, मनोयोग। एक शब्द लिख रहा हूं, सरोरूह है, ये अलग लिखना है दोस्तों, सरोरूह है। सरह प्लस रूह है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरह प्लस रूह है, सरोरूह है। नभोमंडल, सर क्या हो जाएगा? नभ प्लस मंडल, नभोमंडल, नभ प्लस मंडल, नभोमंडल। सरोकार वाला आपको आदमी लिखवा दिया क्या मैंने आपको? सरह प्लस कार, सरोकार नहीं लिखवाया? लिखवा दिया ना, ध्यान रखना उसका, वो अपवाद में है, उसमें ओ बनता है, जबकि ओ इस नियम में बन रहा है। इस नियम में एगोस नहीं आते, सेगोस आते हैं। जबकि सरोकार का हमने विच्छेद क्या क्या है? सरह प्लस कार, अर्थात ए विसर्ग के साथ में एगोस होने पर भी हमने ओ बना लिया। क्या बना लिया? ओ। ये इसलिए अपवाद होता है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रकार से शब्दों का। ये हमारा कौन सा नियम था? 7वां हो गया क्या पूरा? अब बढ़ सकता हूं आगे? लिख लो, आराम से लिख लो, वरना मुझे भी ये कहोगे सर आप लिखने का समय नहीं देते इसलिए जल्दी लिखते हैं। अरे भाई बढ़ सकता हूं लास्ट में मेरे मित्र? वेरी गुड। 7 नियम हो चुके हैं। विसर्ग संधि का अंतिम महत्वपूर्ण नियम, अंतिम महत्वपूर्ण नियम बात कर रहा हूं क्या? ए के अलावा स्वर। अभी जो सुनिए, अभी जो हमने 7वां नियम चर्चा में लिया है, यह संस्कृत की उत्व विसर्ग संधि थी। कौन सी थी दोस्तों? उत्व विसर्ग संधि। और यह संस्कृत की अंतिम संधि रुत्व विसर्ग संधि, जिसको हम लिखने वाले हैं अब। ए के अलावा स्वर और उसके साथ क्या है? विसर्ग है। ए के अलावा स्वरों के साथ विसर्ग हो और उसका योग सैघोष वर्ण लिख रहा हूं, स्वर व्यंजन सब आगे सैघोष वर्णों से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा? रे आदेश हो जाएगा। अब सुनो, पहले सुनो, बात लिखना। यहाँ पर विसर्ग हम क्या बनाएंगे? रे। आगे क्या रहेंगे? सैघोष वर्ण, यानी कि स्वर भी होंगे और व्यंजन भी होंगे। यदि सैघोष व्यंजन होंगे तो ये रे आधा मिलेगा। रे क्या मिलेगा? आधा। रे क्या मिलेगा दोस्तों? आधा मिलेगा। रे क्या मिलेगा? आधा। जैसे नी है प्लस धन, वर्ग का चौथा वर्ण सैघोष है ना, तो हमें रे आधा मिलेगा। और यदि यहाँ पर सैघोष वर्ण के रूप में स्वर आ गया तो ध्यान देना, ये रे पूरा मिलेगा। ये रे क्या मिलेगा दोस्तों? पूरा मिल जाएगा। समझ में आ गई ना बात? इसका विच्छेद होगा नी है प्लस अक्षर। ये पूरा क्यों हुआ? विसर्ग का रे बनाना है, रे में जुड़ जाएगा, पूरा हो गया। विसर्ग का रे बनाना है, रे की वजह से आधा का आधा रे में लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी पहचान का है, ध्यान रखना। अब नियम को मैं परिभाषा के शब्दों में बोल देता हूं, एक बार सुनिए, उसके बाद उदाहरण पाएंगे। ए के अलावा किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग किसी सैघोष वर्ण से होता है, तो विसर्ग के स्थान पर रे आदेश हो जाएगा, जिसे रुत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। इसे क्या कहा जाएगा? रुत्व विसर्ग संधि कहा जाता है। अब निर्धन शब्द का संधि विच्छेद समझो। एक स्वर का और एक व्यंजन का, दोनों उदाहरण समझिए, फिर बाकी और उदाहरण मैं यहाँ लिख दूंगा। न में जुड़ी हुई है लघु ई, उसके बाद विसर्ग और आगे लिखा हुआ है ध और न। ए के अलावा स्वर के साथ विसर्ग है, योग सैघोष वर्ण से हो रहा है, तो विसर्ग के स्थान पर क्या बना देंगे? रे। न प्लस ई, विसर्ग का बना दिया रे, ध का ध और न का न, सबको जोड़ेंगे, न में ई जोड़ा तो नी। रे आधा है, ध के ऊपर रे पे लिखा जाएगा, ये लो, और न लिख दिया। ऐसे ही देखो यहाँ पर न को आधा किया तो न में जुड़ी हुई छोटी के साथ विसर्ग है, उसके आगे क्या है? ए अक्षर है। ए के अलावा स्वर के साथ विसर्ग हो, उसका योग सैघोष वर्ण में स्वर के साथ होता है, तो भी रे ही बनेगा। न प्लस छोटी ई, विसर्ग का बना दिया रे, और आगे क्या लिखा हुआ है? अक्षर। न में जोड़ेंगे तो नी, रे में ए जुड़ेगा तो रे पूरा हो जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? अक्षर का अक्षर, निरक्षर का निरक्षर। ठीक है, अब उतार सकते हैं आप इनको। मैं और उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ। नी है प्लस आशा बराबर क्या होता है? निराशा। नी है प्लस जन बराबर क्या होगा? निर्जन। आयु है प्लस वेद बराबर क्या होता है दोस्तों? आयुर्वेद। यजु है प्लस वेद बराबर क्या होता है? यजुर्वेद। पुनः प्लस भरण बराबर होता है पुनर्भरण। क्या होता है दोस्तों? पुनर्भरण, ध्यान रखना। बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, आशीर्वाद। शब्द शुद्धि में ज्यादा पूछा जाता है। आशी है प्लस वाद होगा, इसका विच्छेद क्या होगा? आशी प्लस वाद। इसी से मिलता जुलता शब्द और आता है, आशीर्वचन। आशीर्वचन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? आशी है प्लस
आविर्भाव, आवी है प्लस भाव, पतिरेव, पति प्लस एव, पतिरेव, पतिदेव नहीं है, पति एव, पतिरेव है, पतिरेव, पति प्लस एव, पति भी। हाँ पूरा जी लिखा क्या? लिखते भी चलिए, जिसके समझने में समस्या रही है एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ। नियम क्या है हमारा? अभी हमने 7वें नियम में क्या जोड़ लिया? ए के साथ विसर्ग का योग सहघोष व्यंजनों से कर लिया। तो सहघोष वर्णों का योग ए के अलावा स्वरों से करना है। मतलब ए के अलावा कितने स्वर बच गए? 10। एक का योग तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना, नियम नंबर 6 और 7 में। तो 10 में किसी भी स्वर के साथ विसर्ग हो और उसका योग सहघोष वर्ण से होता है तो विसर्ग के स्थान पर क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। अब सहघोष वर्ण के रूप में देखो तीसरा, चौथा और पांचवा ये रे है अभी आएगा, और सहघोष के रूप में कोई भी स्वर भी आ सकता है। यदि स्वर होगा, यदि स्वर होगा ध्यान रखना आगे, तो ये रे वर्ण आपका पूरा लिखा हुआ मिलेगा। और यदि व्यंजनों में से कुछ आ गया तो रे वर्ण रेप में मिलेगा। जैसे यहाँ पर देखो जय, ये रे रेप में है तो नी है प्लस जन, यहाँ पर आ नी है प्लस आशा, विसर्ग का बना दिया रे, तो निर प्लस आशा बराबर निराशा। ठीक है, आयु है प्लस वेद, यजु है प्लस वेद, पुनः प्लस भरण, आसी है प्लस वाद। ये वाला जो शब्द है शब्द शुद्धि में ज्यादा आता है दोस्तों। आशीर्वाद को आशीर्वाद लिख देता है। संधि के नियम से जांचोगे तो शब्द शुद्धि भी निकलती है, आपके उपसर्ग भी निकलते हैं, इसीलिए तो संधि सबसे ज्यादा महत्व रखती है। संधि और समास सही ढंग से पढ़ ले व्यक्ति तो उपसर्ग और प्रत्यय के उदाहरणों की आवश्यकता नहीं होती, संधि में से ही निकल के आएंगे। जिस समय उपसर्ग पढ़ाऊंगा उस समय बात करेंगे इस बारे में कैसे निकलते हैं। यहाँ तक का लिखा, आगे बढ़ सकता हूँ। ये 8 नियम हो चुके हैं, मुख्य नियम मेरी तरफ से पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक 9वां नियम और बचा हुआ है। लघु ई या उ के साथ विसर्ग हो और उसका योग किसके साथ होता है दोस्तों? रे वर्ण से होता है। नियम नंबर 9। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का तो हम क्या कर लेंगे? लोप कर देंगे। लघु ई के स्थान पर दीर्घ ई और लघु ई के स्थान पर दीर्घ उ बन जाएगा। ये अंतिम नियम है हमारा। पुनः सुनिए क्या है? यदि लघु ई या उ के साथ विसर्ग है और उसका योग रे वर्ण से होता है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कारण बताया था मैंने, क्योंकि विसर्ग का रे बनाएंगे और रे का क्या करेंगे? फिर लोप करेंगे, तो डायरेक्टली रे का लोप लिख देंगे और इनको क्या कर देंगे? दीर्घ आदेश। वही शब्द जो मैंने व्यंजन में लिए थे अब उनका मैं विसर्ग संधि से भी विच्छेद बता देता हूँ। जैसे शब्द आया था हमारे पास निरोग, यदि उपसर्ग से इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निर प्लस रोग, जो व्यंजन संधि में जाना था। रे वर्ण के बाद रे आए तो पहले रे का लोप और नी को बड़ी नी कर दिया, नी रोग हो गया। ठीक है, यह चीज हम बता चुके थे। अब इसका विसर्ग संधि से विच्छेद क्या होगा? नी है प्लस रोग होगा। नए में जुड़ी हुई है क्या? लघु ई, उसके बाद में है विसर्ग, योग हो रहा है रो और गै से। ध्यान दीजिए, लघु ई या उ के साथ विसर्ग हो और उसका योग रे वर्ण से होता है तो विसर्ग का तो मैं कर दूंगा लोप और ई को कर दूंगा क्या? दीर्घ। ने प्लस बड़ी ई और आगे लिखा हुआ है रोग, तो सबको जोड़ेंगे तो नी रोग है। समझ में आया कुछ? कैसे बनता है? और शब्द देखो, वही सारे शब्द इसमें भी आएंगे। नी है प्लस रसे, नी है प्लस रजे, नी है प्लस रवे, दु है प्लस राज, दु है प्लस राजा। बहुत अच्छा शब्द जो वहां नहीं आया था, चक्षु रोग। चक्षु में ऊ छोटा आता है, ध्यान रखना, इसका विच्छेद होगा चक्षु है प्लस रोग। आगे रे वर्ण होने की वजह से विसर्ग का तो लोप हो जाएगा और ऊ दीर्घ हो जाएगा, तो चक्षु रोग ऐसे लिखा जाता है। निरंध्र, नी है प्लस रंध्र, बिना छिद्र। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ये आपके विसर्ग संधि के 9 नियम पूरे हो चुके हैं। अब हमारे पास केवल बची है क्या? ऐन की संधि। छोटे छोटे 2 नियम है दोस्तों, उसके बाद संधि नाम बिंदु खत्म। अगली कक्षा में हमारा जो टॉपिक आरंभ होगा वह होगा दूसरा या भाषा का सबसे बड़ा भाग, दूसरा महत्वपूर्ण अंग वर्ण विचार और वर्ण से संबंधित बिंदु संधि पढ़ चुके हैं। अब आरंभ होगा शब्द विचार और शब्द से संबंधित बिंदु, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशी, संकर, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, कारक, लिंग, वचन, काल। ये सारी बातें शब्द में पढ़ी जाएंगी और ये पढ़ने के बाद आपका एक दिन का बिंदु बचेगा कौन सा? वाक्य, वाक्य के प्रकार। फिर आप मेरी तरफ से बाय। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे। एन की संधि ये लिख दिया? ये लिख दिया क्या? अरे आगे बढ़ सकता हूँ दोस्तों? डन करो, वेरी गुड। ध्यान देना, अब तक अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में सबसे ज्यादा उदाहरण आते हैं जहां से मैं लिखने वाला हूँ। हेडिंग डाल दो अलग से, एन की संधि। केवल 2 नियम है छोटे छोटे, केवल 2, एक ही चार्ट पे पूरा हो जाएगा। अभी 5 मिनट का बिंदु है। पहले छोटी सी बात जानेंगे कि ये एन क्या है दोस्तों। इस एन शब्द का मतलब होता है दिन। एन शब्द का अर्थ क्या होता है? दिन होता है, दिवस होता है, दिन या दिवस होता है। दीर्घ संधि में एक उदाहरण आता है शब्दा है, द्विगु समास का एक उदाहरण है शब्दा है। इसका संधि विच्छेद
रहित न हो। याद कीजिए नियम नंबर 24, अभी अभी बताया 23 में मैंने कि न का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो ये एन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दिन। कभी नहीं पूछेगा, ये बताया है केवल पर्यायवाची शब्द के रूप में। आपको पता रहना चाहिए कि एन क्या चीज है, एन क्या चीज है। अब आता है नियम। एन से संबंधित केवल दो नियम, सारे 44 वर्ण इन दो ही नियमों में जुड़ जाएंगे। देखना, एक तो आता है एन के साथ में रे वर्ण। कौन सा वर्ण है दोस्तों? यदि एन के बाद रे वर्ण का योग हो, गौर से सुनिए, यदि एन के बाद रे वर्ण का योग होता है तो एन के स्थान पर आदेश हो जाता है अहो। क्या आदेश हो जाता है? अहो आदेश हो जाता है। एक नियम आएगा क्या? यदि एन के बाद रे के अलावा वर्ण हो। अब रे के अलावा कौन सा हो सकता है? कोई भी हो सकता है। तो एक तो ये हो गया 43 से आगे। समझ में आ रहा है क्या? एन के बाद में रे वर्ण होगा तो एन के स्थान पर क्या बनाएंगे? अहो। और यदि एन के बाद रे के अलावा कोई भी वर्ण हो तो ऐसी स्थिति में एन के स्थान पर हो जाता है एहर। क्या हो जाता है? एहर हो जाता है। दोनों के उदाहरण बता देता हूं। शब्द आता है क्या? अहोरात्र। एक शब्द इसका और आता है अहोरूप। अहोरूप हमें पता है अहो किसका बना है? एन का। अहो किसका बना है? एन का। आगे क्या है? रे वर्ण। देख लीजिए, एन प्लस रात्रि लिखूंगा दोस्तों। क्यों लिखूंगा इसके कारण मैं बता चुका हूं, आपको याद आ रहा है क्या? यदि किसी पद के अंत में रात्र हो तो उसके स्थान पर क्या लिखा जाता है? रात्रि। निश हो तो निशा, इच हो तो इच्छा, अच्छ हो तो अच्छा, अक्ष हो तो अक्षी। ये चीजें आप ही को पता है, किताबें तक नहीं बता इन चीजों का। और बिल्कुल, क्योंकि एन का मतलब दिन, रात्र का मतलब रात्रि। शब्द का अर्थ क्या हो गया? दिन रात। शब्द का अर्थ क्या हो गया? दिन रात। अब तो समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। हमें पता है एन के बाद में ये वर्ण देखिए कौन सा आ रहा है? रे वर्ण। कौन सा आ रहा है दोस्तों? रे वर्ण आ रहा है। यदि एन के बाद रे वर्ण होता है तो एन के स्थान पर क्या बनेगा? अहो। एन के स्थान पर क्या बन जाएगा दोस्तों? अहो बन जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है? रात्रि का मूल शब्द कौन सा ले रहे हैं? रात्र। तो सबको जोड़ के हम क्या लिख देंगे? अहोरात्र। इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? अहोरूप का। अहोरूप का विच्छेद मैं इधर लिख देता हूं, एन प्लस रूप। एन प्लस रूप। यहाँ भी रे वर्ण होने की वजह से एन के स्थान पर क्या बन जाएगा? अहो बन जाएगा। तो एन की संधि का एक बार ये पहला नियम फेर करो। इसको मत लिखना, जो चीज नहीं लिखनी है मैं उसको छुपा देता हूं। ये लो, जो लिखना है वो उतार लीजिए। एन की संधि नियम पहला, ये नियम है। बाकी तैयारी है। लिखने में थोड़ी शीघ्रता करें दोस्तों, 10 मिनट बच रहे हैं अपने पास। इस संधि नाम के बिंदु को पूरा करना है। यदि पूरा नहीं हुआ तो अतिरिक्त समय ले लूंगा। हाँ, पर पूरा हो जाएगा, भरोसा रखिए, पूरा हो जाएगा। धड़कनों की गति बढ़ जाती है ना, 172 पहुंच गई सीधे 72 से, है ना? ऐसा नहीं है। आगे बढ़ सकता हूं। केवल दो ही शब्द इसमें। एन के बाद यदि रे वर्ण का योग होता है तो एन के स्थान पर क्या हो जाएगा? अहो। और यदि रे के अलावा वर्ण आते हैं तो एन के स्थान पर क्या बनेगा? एहर बनेगा। क्या बनेगा? एहर बनेगा। पहला शब्द एहरनिश। एहरनिश। भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। माँ यशोदा उनके वियोग की अवस्था सहन नहीं कर पाती। वो कहती है लला मुझे तेरी याद एहरनिश आती है। हम भी बोलते हैं ना, दिन रात याद आती है। सामने वाला कैसे बोला करो? एहरनिश याद आती है। सामने वाला 2-3 दिन तक तो समझ नहीं पाएगा। सही बात है कि नहीं है दोस्तों? हाँ, एहरनिश का मतलब क्या होता है? अब इसका विच्छेद करते हैं, बाद में पता लगेगा। एहरनिश का संधि विच्छेद होता है एन प्लस निशा। एन प्लस निशा। मूल शब्द क्या है? निश। अर्थ क्या निकलेगा? निशा। एन का मतलब दिवस, निश का मतलब रात्रि, यानी कि निशा, दिन रात इसका भी अर्थ होता है। अर्थात दिन रात, रात दिन, अहोरात्र। एहरनिश पर्यायवाची शब्द हो गए दोस्तों। ऐसे शब्द आ रहे हैं ना, अहोरात्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बड़े बड़े प्रश्न को छोड़ देंगे, आप करोगे, हमें पता है एन का मतलब क्या होता है, निश का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। अब एक बार लेखन को विराम दो, मुझे शीघ्रता नहीं है। हाँ, एन के बाद रे के अलावा वर्ण है या नहीं है? एन के बाद रे के अलावा वर्ण है तो एन के स्थान पर क्या लिखेंगे? एहर। और आगे क्या लिखा हुआ है? निश। मूल रूप तो यही है ना। अर्थ के लिए निशा लिख दिया, बाकी निश ही लिखना है। तो ए का तो ए है का है, रे आधा है, आगे नी के रेप में लिख दूंगा। नी और रेप में लिख दिया, और से का से, एहर निश का एहर निश। केवल एक शब्द और सुनो, अभी पूरे नहीं हुए हैं। और देखिए, एहरपति, ये किसका पर्यायवाची है? एहरपति का संधि विच्छेद होता है एहन प्लस पति। पति का मतलब होता है स्वामी या मुखिया। एहन का मतलब दिन। दिन का पति कौन? सूर्य। तो एहरपति किसका पर्यायवाची हुआ? सूर्य का पर्यायवाची हुआ। समझ में आ रहा है? अगला शब्द आता है एहरमुख। अगला शब्द क्या है? एहरमुख। अर्थात विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? एहन प्लस मुख हो जाएगा।
देंगे। समझ में आ गया क्या? शब्द क्या बन गया? एर है। इस नियम नंबर 2 को भी आप फेयर करो। अब तक हम पढ़ रहे थे ये केवल संस्कृत की संधियां हैं। हिंदी की संधि जो हिंदी तद्भव की संधि जानी जाती है। 2 मिनट का बिंदु है, कुछ एक शब्द हैं, उनके आपको मैं विच्छेद बताता हूं जो ध्यान रखने हैं हमें। केवल 5 मिनट का है सब दोस्तों। उसके बाद नया बिंदु आरंभ हो जाएगा जो अगली कक्षा में आरंभ करेंगे। अभी समय भी है अपने पास। लंच आपने 5 मिनट ज्यादा लिया है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बैठे रहो। हाँ, बिंदु पूरा कर देता हूं, आप ही के हक में है ये। 3 दिन की छुट्टियों का लुत्फ लेके आए हो। बढ़ सकता हूं आगे? डन करो। वेरी गुड। कुछ एक प्राणी अभी लिख रहे हैं, लिख लेना दो। ठीक गया? लिखो शीघ्रता से। अभी समय है दोस्त, अभी समय है। जिसने लिख लिया हो हेडिंग डाल दीजिए, हिंदी तद्भव की संधि। हिंदी तद्भव की संधि। जहां आपसे नियम नहीं पूछेगा, ये केवल आपके सामान्य ज्ञान और वाक्य शुद्धि के लिए आवश्यक है। आप सोच रहे होंगे संधि की वाक्य शुद्धि में कहां आवश्यकता पड़ जाती है? पड़ती है, जब आएगा तब बताऊंगा आज वाले बिंदु से जोड़कर। हेडिंग डाल दीजिए, हिंदी तद्भव की संधि। अर्थात मैं कुछ तद्भव शब्द लिखने वाला हूं जिनका संधि विच्छेद होता है। नियम वगैरह उनमें कुछ नहीं लगाना, उनका टुकड़ा हमें पता होना चाहिए। जैसे शब्द आता है किसी, इसका विच्छेद क्या होगा? कभी पढ़ा है क्या किसी? इसीलिए तो कहता हूं आराम से पढ़ा करो। किस प्लस ही, ये निपात जुड़ा हुआ है इसमें दोस्तों। क्या जुड़ा हुआ है? निपात। अगर डीप से डीप पूछेगा हिंदी में, कठिन से कठिन प्रश्न पूछता है तो ये तद्भव की संधियां पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा तो सारे प्रश्न आपको मैं बता चुका हूं। कभी, कब प्लस ही, ये वाक्य शुद्धि में कहां पे लूंगा मैं इनका? जैसे हम बोलते हैं ना, मैं तेरी शक्ल कभी भी नहीं देखना चाहता, वाक्य अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि एक शब्द के साथ एक समय में केवल एक ही निपात प्रयोग में लाया जा सकता है। आपने क्या लिख दिया? कभी भी, अर्थात कभी ही प्लस भी। ही और भी तो जोड़ रहे हो जो अशुद्ध हो जाते हैं। समझ में आया? वाक्य शुद्धि में बताऊंगा इस चीज को, आप केवल ध्यान रखना कि ऐसा कुछ बताया तो था। हाँ, एक शब्द आता है जब ही, साथ के साथ लिखते भी चलो इनको। जब प्लस ही, जब प्लस ही। अब 4 शब्द मैं लिखने वाला हूं, बहुत अच्छे से समझना। एक तो यही और एक यही, इन दोनों में फर्क है या नहीं है? यहाँ पर अनुनासिक मैंने ले लिया है, यह निर्नुनासिक स्वर है, ये अनुनासिक स्वर है। एक ऐसे ही शब्द आता है वही और एक आता है वही। इनका टुकड़ा क्या होगा? ध्यान से सुनो। यही का होता है यह प्लस ही। कल यही था, मतलब यह ही था, यह ही था, इसके अलावा और कोई नहीं। और मैं कल यही था, इसका मतलब होगा यहां ही था। समझ में आ रहा है? समझो तो बहुत कठिन है हिंदी, पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया तो सरल हो जाती है सारी चीजें। वही का मतलब होता है वह ही, और वही का मतलब होगा वहां ही, वहां प्लस ही होगा।